साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा जो मंथली करंट अफेयर मैगजीन दी जाती है, उसमें दिसंबर 2021 का जो करंट अफेयर की मैगजीन है, उसमें जो आपका दूसरा सेक्शन है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसका दूसरा जो टॉपिक है बेल्ट एंड रोड पहल BRI के उभरते विकल्प, भारत के लिए अवसर, इस टॉपिक को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये सुर्खियों में क्यों रहा है। तो हाल ही में यूरोपीय आयोग ने ग्लोबल गेटवे, ध्यान रखिएगा, यूरोपीय आयोग ने ग्लोबल गेटवे नामक एक पहल लॉन्च की है। यह वैश्विक बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण पर यूरोपीय संघ की एक रणनीति है। इसका उद्देश्य वर्ष 2021 से लेकर 2027 के मध्य, तो टाइमलाइन याद रखिएगा, 2021 से 27 के मध्य 300 अरब यूरो का निवेश जुटाना है। अब बात कर लेते हैं चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के बारे में, या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। तो जो BRI है, यह चीन की एक बुनियादी ढांचा विकास परियोजना है। इसका उद्देश्य एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप को जोड़ने हेतु भूमि एवं समुद्री मार्गों का विकास करना है। जैसा कि आपको यहाँ पे मैप में दिखाया गया है, ये आपका इकोनॉमिक बेल्ट है और ये आपका मैरीटाइम रोड ये शो कर रहा है। तो देखिए, इसे जो है वर्ष 2013 में वन बेल्ट वन रोड के रूप में लॉन्च किया गया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। वर्तमान में यह विश्व की सबसे बड़ी तथा महत्वाकांक्षी वैश्विक बुनियादी ढांचा वित्त पोषण और विकास पहल है। अनुमानों के अनुसार इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत 100 से ज्यादा देशों में 2600 से अधिक परियोजनाओं में लगभग $3.7 ट्रिलियन का निवेश किया गया है। इसमें बंदरगाह, रेलवे, ऊर्जा, डिजिटल नेटवर्क आदि शामिल हैं। अब ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसके जो संभावित लाभ हैं उनकी चर्चा करें तो क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देना और सुविधाओं जैसे कि बंदरगाहों तथा हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण करना। दूसरा, नए बाजारों तक पहुंचने हेतु आवाजाही में सुधार करना, नए ऊर्जा संसाधनों का दोहन करना, अर्थव्यवस्था की संपूर्ण दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना आदि। अब बात करते हैं BRI से जुड़ी हुई चिंताओं के बारे में। तो पहली चीज पारदर्शिता की कमी। रणनीति या उद्देश्य को लेकर के BRI में पारदर्शिता का अभाव है, इसे कई अफ्रीकी देशों ने उजागर किया है। ऋण जाल कूटनीति। अत्यधिक कर्ज का बोझ डालने के कारण BRI एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक कुटिल साधन के रूप में उभरा है। इसका उपयोग ऋण चुकाने में विफल किसी राष्ट्र पर अनुचित दबाव डालने और उससे राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ऋण चुकाने में विफल रहने के कारण चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्षों के लिए अपने कब्जे में ले लिया, अर्थात लीज पर ले लिया है। तीसरी चीज, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे, जिसे हम लोग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC के नाम जानते हैं, जैसी परियोजनाओं के माध्यम से BRI जो है ये भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, क्योंकि ये जो गलियारा ये जो गुजर रहा है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है। ऐसा ही दृष्टिकोण BRI की भविष्य की परियोजनाओं का भी मार्गदर्शन कर सकता है। अगला है वैश्विक प्रभुत्व का विस्तार। देखिए, बंदरगाहों और डिजिटल नेटवर्क के दोहरे उपयोग जैसी आशंकाओं की वजह से BRI को चीन के वैश्विक प्रभुत्व हेतु राज्य समर्थित एक अभियान के रूप में देखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त अनैतिक व्यापार प्रथाओं का उपयोग BRI समझौतों में से लगभग 89% चीनी निर्माण कंपनियों द्वारा पूरे किए जा रहे हैं। जो भी निर्माण हो रहा है, इनमें चीनी श्रम का ही उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार भ्रष्टाचार, लागत मुद्रास्फीति, गुप्त सौदे, छुपाए गए और कम रिपोर्ट किए गए ऋण आदि जैसी समस्याएं भी इस परियोजना से जुड़ी हुई हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम भी है। पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के पर्याप्त अध्ययन के अभाव और अन्य खतरों के कारण इस परियोजना का पर्यावरण और एवं श्रम संबंधी मानकों के प्रति अनुपालन खराब है। अब बात कर लेते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के उभरते हुए विकल्पों के बारे में। तो देखिए, विकसित देश लंबे समय से बुनियादी ढांचे का वित्त पोषण कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जापान एशियाई विकास बैंक के माध्यम से ऐसा कर रहा है, लेकिन बढ़ती क्षेत्रीय चिंताओं और चीन के बढ़ते प्रभाव ने बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करने हेतु सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता को प्रकट किया है। जैसे यहाँ पे हम लोग दो ऐसे पहलुओं की बात करेंगे। पहला, G7 द्वारा प्रस्तावित बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W, और दूसरा है यूरोपियन यूनियन के द्वारा प्रस्तावित ग्लोबल गेटवे के बारे में। तो इसमें देख लेते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले हम इसका परिचय देखें तो G7 द्वारा जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड है, ये क्या है? यह निम्न और मध्यम आय वाले देशों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु सामूहिक रूप से धन जुटाने के लिए G7 जो सदस्यों का संगठन है, उनकी एक पहल है। वहीं ग्लोबल गेटवे क्या है? यह लोगों और देशों को स्मार्ट, सतत एवं निष्पक्ष तरीके से जोड़ने हेतु यूरोपीय की रणनीति है, अर्थात यूरोपियन यूनियन की रणनीति है।
अब इनके मार्गदर्शक सिद्धांतों की बात करें तो आपका जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड है, इसके जो सिद्धांत है, मार्गदर्शक सिद्धांत, उसमें क्या है? सुशासन और मजबूत मानक, जलवायु अनुकूलन, मजबूत रणनीतिक सहभागिता, विकास संबंधी वित्त हेतु निजी पूंजी जुटाना, लोक वित्त के बहुपक्षीय प्रभाव को बढ़ाना और मूल्यों द्वारा संचालित। वहीं जो ग्लोबल गेटवे है, इसके मार्गदर्शक सिद्धांतों की बात करें तो इसमें भी सुशासन और पारदर्शिता है, ठीक है, समान सहभागिता, सुरक्षा का मुख्य ध्यान, लोकतांत्रिक और उच्च मानक, लोकतांत्रिक मूल्य और उच्च मानक, निजी क्षेत्र से निवेश आकर्षित करना और हरित और स्वच्छ, ये इसके सिद्धांत हैं। अब अगली प्रॉपर्टीज में देखते हैं। तो वित्त पोषण की बात करें तो जो आपका बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड वाला है, इसका वित्त पोषण कैसे होगा? विकास के लिए वित्त पोषण पर अदिश अबाबा कार्रवाई एजेंडा के अनुरूप द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और निजी क्षेत्रों से पूंजी इसमें जुटाया जाएगा। वहीं जो आपका ग्लोबल गेटवे है, इसमें पूंजी कहां से आएगी? तो यूरोपीय संघ, उसके सदस्य देशों, वित्तीय तथा विकास संस्थानों जैसे यूरोपीय निवेश बैंक, पुनर्निर्माण और विकास के लिए यूरोपीय बैंक तथा निजी निधियों द्वारा वित्त पोषण, इनके द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा। वहीं यदि हम बात करें बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के फोकस के प्रमुख क्षेत्रों की, तो इसके फोकस के 4 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? जलवायु, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा लैंगिक समता और समानता। वहीं पर जो ग्लोबल गेटवे है, इसके फोकस के 5 क्षेत्र हैं। कौन से? डिजिटल क्षेत्र, जलवायु और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा एवं अनुसंधान क्षेत्र। आगे देखते हैं। देखिए, COP26 में यूनाइटेड किंगडम ने एक स्वच्छ हरित पहल अर्थात क्लीन ग्रीन इनिशिएटिव भी आरंभ की थी। इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों के दौरान विकासशील देशों में, ध्यान रखिएगा, विकसित नहीं, विकासशील देशों में हरित विकास के लिए 3 बिलियन पाउंड से अधिक जलवायु वित्त पोषण करना है। वैश्विक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारत के लिए यदि अवसरों की बात करें तो क्या है? G20 की एक पहल है। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक के अनुसार वर्ष 2040 तक वैश्विक बुनियादी ढांचे की जरूरतों तथा वास्तविक निवेश के मध्य अनुमानित $15 ट्रिलियन का अंतर है। मतलब जितनी जरूरत है और जितना वास्तविक निवेश हो रहा है, उसमें इतना डिफरेंस है। अन्य निवेशों की तुलना में वैश्विक बुनियादी ढांचे को हमेशा से ज्यादा अवसर मिलते रहे हैं। उदाहरण के लिए भारत और जापान ने वर्ष 2017 में एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की शुरुआत की थी, लेकिन भू राजनीतिक और सामरिक हितों के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का लाभ उठाने हेतु चीनी प्रयास बढ़ते जा रहे हैं। इसने वैश्विक बुनियादी ढांचे में भारत के लिए अधिक अवसर पैदा किए हैं। जैसे यूरोपीय संघ के साथ साझेदारी के माध्यम से हाल ही में यूरोपीय संघ ने भारत के साथ एक व्यापक कनेक्टिविटी साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य डिजिटल ऊर्जा परिवहन और लोगों के संपर्क के लिए अफ्रीका, मध्य एशिया तथा हिंद प्रशांत में लचीली एवं धारणी संपर्क परियोजनाओं का समर्थन करना है। वहीं दूसरा बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के साथ साझेदारी भी भारत की है। भारत के अपने सिद्धांतों और इसे दी जाने वाली वरीयता के कारण भारत के B3W अर्थात बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पहल के साथ जुड़ने की संभावना है। तो इसका फायदा क्या होगा? इसका चीन के प्रभुत्व वाले एशिया में संतुलन लाने वाली पहल के रूप में उदय हो रहा है। यह लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के सम्मान से संबंधित साझा मूल्यों वाली पहल है तथा यह अधिक व्यवहारिक, समावेशी, पारदर्शी और नियम आधारित संपर्क प्रणाली की स्थापना करेगी। साथ ही इसका लक्ष्य कोविड-19 के पश्चात तेजी से रिकवरी में अन्य देशों की मदद करना है। साथ ही सामाजिक आर्थिक महत्व की परियोजनाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त द्विपक्षीय संलग्नता की बात करें तो चीन पर अविश्वास और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऋणों से संबंधित कमियों के कारण एक प्रकार की रिक्तता उत्पन्न हुई है। भारत विशेष रूप से अफ्रीकी और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में विकास परियोजनाओं के माध्यम से इस रिक्तता को भर सकता है। इन देशों में चीन और भारत दोनों पारंपरिक रूप से प्रतिस्पर्धा करते रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये जो अवसर हैं, अवसरों को साकार करने के समक्ष आने वाली जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं की बात करें तो विभिन्न हितधारकों के कारण नीतिगत तालमेल संबंधी समस्या, पूंजी के अभाव से निर्भरता का सृजन और व्यापार में बढ़ते अवरोध के कारण परियोजनाओं से होने वाले लाभ, उनकी व्यवहारिकता से जुड़े मुद्दे और लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरा, ये कुछ जो है बाधाएं हैं। अब बात कर लेते हैं आगे की राह की। आगे क्या किया जा सकता है? तो पहला, नीतिगत समन्वय में सुधार करने की जरूरत है। यह कैसे संभव होगा? तो यह नौकरशाही प्रणाली को व्यवस्थित करके, प्रक्रियाओं की मंजूरी के लिए अनेक केंद्रों के बजाय एक केंद्र की व्यवस्था करके, उच्च प्रभाव वाली ढांचागत विकास परियोजनाओं की योजना बनाकर उनका समर्थन करके। दूसरा, परियोजनाओं की व्यवहार्यता बढ़ाना,
इसमें क्या करेंगे, सीमा पार निवेश की सुविधा और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को मजबूत करके आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इससे वैश्विक तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड-19 के हानिकारक प्रभाव को कम किया जा सकेगा। और वहीं अगला है पूंजी की कमी को दूर करना। यह कैसे होगा, निजी क्षेत्र के वित्त पोषण मॉडल का उपयोग करना चाहिए। इससे समान विचारधारा वाले देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वित्तीय एकीकरण को मजबूत किया जा सकेगा। और वहीं लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य होना चाहिए। कैसे, परियोजनाओं के माध्यम से प्रदर्शन में सुधार के साथ लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना चाहिए। इससे लोगों का विश्वास प्राप्त किया जा सकेगा तथा उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाया जा सकेगा। इन बाहरी पहलों के साथ साथ भारत को घरेलू क्षमताओं के निर्माण पर भी कार्य करना चाहिए। भारत को बुनियादी ढांचे के निर्माण, आवाजाही तथा अन्य समाधानों जैसे अन्य सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। इस हेतु उसे लंबी अवधि को ध्यान में रखकर भी कार्य करने की आवश्यकता है। तो यहां पर इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में G20 के संबंध में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।